हमने पढ़ लिया था ना फोटो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर डिफरेंट मेटल्स, ये लास्ट था। तो फोटो इलेक्ट्रिक हो गया। आगे बढ़ते हैं। मैटर वेव्स मतलब हर पार्टिकल का डुअल नेचर होता है, हर चीज का डुअल नेचर है, कुछ भी हो वो, वेव हो चाहे पार्टिकल हो, हमारा भी होता है। हाँ ऐसे ही है। इलेक्ट्रॉन के साथ भी जैसे वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। तो हर पार्टिकल के साथ डुअल नेचर होता है, तो हम वही पढ़ रहे हैं कि पार्टिकल का डुअल नेचर, हाँ वेव नेचर आप पढ़ रहे हैं। पार्टिकल का देखो, पार्टिकल नेचर तो हमें पता ही है, मोमेंटम होता है, ये वो वेलोसिटी होती है, मास होता है, और मैकेनिक्स में तो पार्टिकल नेचर चल रहा है, तो वो सब पढ़ चुके हैं। लेकिन हम वेव नेचर से हम कुछ और देखते हैं क्या होता है। पहले हम देखते हैं कि फोटोन और पार्टिकल, फोटोन असली में होता है, प्रूव होगा कुछ तो होता है। रेडिएशन के अंदर कुछ होता है, कुछ नहीं होता। फोटॉन्स गर्मी किससे लगती है? हाँ क्या होता है रेडिएशन में? कुछ तो होता है ना, उसको फोटोन बोल दिया। जो भी फोटोन। अच्छा उतना नहीं फोटोन नाम रखा है यार, हमने तो रखा है, जो मर्जी होता होगा हमने रख दिया नाम। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या होती है? एच न्यू और या फिर एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, इसका मोमेंटम भी होता है फोटोन का, क्या होता है? ये होगा एनर्जी, ये तो पढ़ा हमने। और मोमेंटम क्या होगा? हाँ ये केमिस्ट्री पढ़ा तुमने? आपने पढ़ा था, ये बता देता। T इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये पार्टिकल की एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पार्टिकल की एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है। एक हम कभी कभी टोटल एनर्जी की बात करते हैं। टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ वो बाद में बताऊंगा। इसके अंदर कितनी एनर्जी है टोटल बता दो। इसके अंदर कितनी एनर्जी हो गई? इसका मास इनटू c स्क्वायर, बस वही है। हां क्योंकि जो वो mc स्क्वायर है वो क्या बोलता है, क्या मतलब उसका? mc इज इक्वल टू mc स्क्वायर, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। हाँ मतलब कि अगर कोई मास है तो उसको तुम पूरा एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। कितनी? इतनी mc स्क्वायर, तो मास खत्म हो जाएगा, एनर्जी में बदल जाएगा। ठीक है, तो जब कोल जलाते हैं हम तो उसमें से भी उतनी कहाँ मास खत्म हो रहा है, वो गैस नहीं बढ़ गई। हां तुम तो केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, C + O2 CO2, दूसरा कुछ निकल रहा है, तो CO2 तो निकल गई, उसका मास C + O2 के बराबर होता है। वैसे कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि हीट भी थोड़ी है, क्योंकि हीट भी तो निकली और हीट तो एनर्जी है, मास लेके जाएगी।
उस जो हीट निकली उसमें थोड़ा मास भी चला जाता है, इसीलिए जो CO2 निकलती है उसका मास थोड़ा कम होता है, लेकिन पता भी नहीं चलेगा तुमको कि तुम उसमें केमिकल बैलेंस वगैरह लगाते हो तो मास बराबर होता है। लगभग कितने का डिफरेंस आता है, ऐसे समझ लो कि अगर 1 किलो कोयला जला रहे हो तो तुम्हें कितना पता चलेगा कितनी जो हीट गई कितना मास लेके गई, वो होगा लगभग नैनोग्राम में होगा कुछ या उससे भी कम होगा, नैनोग्राम भी ज़्यादा हो गया, 10 की पावर माइनस 15-16 किलो, क्या बोलते उसको, फर्मी, जो भी होता है बहुत कम होता है, बहुत कम, बहुत ज्यादा कम। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1 MU, तो मान लो 150-200 MU कितना होगा, 150-200 MU कितना हो जाएगा, -27 -26 या -25, तो -25 के आसपास kg कितना ही हो जाएगा यार उससे, कुछ नहीं, एक एटम के लिए। तो ठीक है, जो भी हीट निकल रही है हमारी डेली लाइफ में वो मास लेके जाती है, उससे मास का कम हो जाता है, लेकिन कितना ही कम हो रहा है कुछ नहीं फर्क पड़ता, बराबर ले लेते हैं केमिस्ट्री में, उसके बाद में ये जरूरत नहीं। एनर्जी क्या हो गई 12mv², और मोमेंटम क्या हो गया mv। तो फिर देखो पार्टिकल में ये तो हमें पढ़ रखा है ना सब, पार्टिकल का डुअल नेचर है तो उसका मतलब पार्टिकल नेचर तो वही क्या, तो डुअल नेचर क्या होगा, उसकी कुछ वेवलेंथ भी होगी, तो उसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लैम्डा का फॉर्मूला वही है क्या, h/p, ये लैम्डा इज इक्वल टू h/ मोमेंटम, तो h/ मोमेंटम क्या होगा इसका mv। अब v उठा के v निकाल लो यहाँ से, एनर्जी को कुछ काइनेटिक एनर्जी ले लो यार अभी, तो v क्या हो जाएगा, सारी काइनेटिक एनर्जी जब वो चलता है ना, जैसे ये हम कब ले रहे हैं, जब वो चल रहा हो किसी वेलोसिटी से तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगी, और टोटल एनर्जी कन्वर्ट थोड़ी होगी वो, ये तो तब की वजह से इलेक्ट्रॉन का मास है कुछ। अब तुमने बोला कि E = mc² कन्वर्ट हो गया क्या, एनर्जी का पूरा बदल गया, खत्म हो गया क्या, एनर्जी बन गई, इलेक्ट्रॉन एनर्जी में बदल गया नहीं, वो तो वही रहता है, चलने के बाद भी इलेक्ट्रॉन ही रहता है, तो वो जो mc² वाला कंपोनेंट है वो नहीं आएगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी में उसका मास वास कम हो जाता है, लेकिन कितना ही कम हो रहा है, ज्यादा कम। तो ये मान के चलो हम काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, टोटल एनर्जी जब कोई बोलेगा बाद में उसकी छेड़ मत करो, उसकी जरूरत नहीं है। अभी मान के एक्सपेरिमेंट चल रहा है किसी वेलोसिटी से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, वेलोसिटी निकालो कितना हो जाएगा 2ke अपॉन m का रूट, उसको उठा के यहाँ डाल दो तो क्या हो जाएगा h/m का होल रूट, इस m को उठा के अंदर ले जाओ तो m² हो जाएगा, और वो इससे कट जाएगा, लैम्डा आ जाएगा h/रूट 2mke, ये आ गई डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब इसको एक दो फॉर्मूला और देखते हैं इसमें, अगर ये पार्टिकल कोई चार्ज पार्टिकल है, मतलब ये तो फॉर्मूला है ही, अब इसको थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल चल रहा हो, इफ अ चार्ज पार्टिकल Q is accelerated by potential difference, पोटेंशियल डिफरेंस लिए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं, बताओ। सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक गया, चार्ज है Q, इसका V1 ये V2, अब ये यहाँ से हमने चार्ज को छोड़ दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भागेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे मान ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
मतलब जो पोटेंशियल वो क्या हो रहा था, कम हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा ना, तो ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल भाग गया। अब यहाँ पे लगा एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पे कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी 0, हम लगा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक पोटेंशियल यहाँ पे इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ काइनेटिक 0 क्योंकि छोड़ा है, प्लस QV1 इज इक्वल टू वहाँ पे काइनेटिक कुछ होगी, वही तो निकालनी है, वहाँ पे जाके कुछ काइनेटिक होगी, प्लस पोटेंशियल कितना हो जाएगा Q, पोटेंशियल एनर्जी QV2, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाँ QV1 माइनस V2, और वो क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस QV, वो वही चीज़ है, ये वो V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी QV, तो यहाँ पर रख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2mQV, बस। ये पॉइंट लिखने लग से साइड में, हाँ मतलब इसके बाद ये लिख लेना, फिर उसके नीचे ये लिखना है, ठीक है, यहाँ के बाद ये। अब इसमें तुम कई सारे पार्टिकल के निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन रख दो, प्रोटॉन रख दो, चार्ज पता ही है, मास पता है, H कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, चार्ज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, H भी कांस्टेंट, तो बचेगा क्या, V बचा बस। तो हम फॉर इलेक्ट्रॉन अगर रखना चाहें तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन 2m कितना होता है, 9.1 into 10 H की वैल्यू में डाल दो यार, 6.63 10 की पावर माइनस 34, और ये कितना हो गया 9.1 10 की पावर माइनस 31, आगे बढ़ जाओ, और 1.6 10 की पावर माइनस 19, और साथ में भी। तो कुल मिला के देखो सारी चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं बचेगा बस। तो लैम्डा इसमें आ जाता है फॉर इलेक्ट्रॉन, लैम्डा इज 1.227 10 की पावर माइनस 9 मीटर अपॉन रूट वी। तो ये लैम्डा आ जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए। ऐसे दूसरे पार्टिकल के लिए भी लगा सकते हो, प्रोटॉन वगैरह, अल्फा वगैरह, कुछ नहीं। ये फॉर्मूला ठीक है, याद भी रहे तो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन के लिए याद कर लो, बाकी सबके लिए निकलता रहेगा। वैसे ये सब जरूरी नहीं होता, क्योंकि हमें रेशियो वगैरह निकालना होता है ज़्यादा। ठीक है, देख लो। क्यों ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं क्या पहले, कभी नहीं? ये नहीं पढ़ा, डी ब्रोगली नाम सुना एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, एनर्जी एक और पॉइंट बता देता हूँ, कभी काम है। E is equal to hc by lambda, hc by lambda ये तो पता ही है, और ये तो कांस्टेंट रहेगा ना हमेशा। इसका मतलब जो E होगा वो लैम्डा या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इन दोनों में वैल्यू डाल देते हैं। इसका तो कोई छोटा सा फॉर्मूला निकाल लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला ना, डी ब्रोगली एनर्जी ऑफ फोटोन का भी निकाल लेते हैं। मतलब तुमको कहीं ऐसा दिख जाएगा HC वाला लैम्डा, तो तुम सीधा लगा सकते हो, तुम बार बार वैल्यू डालोगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूला निकाल लेते हैं, छोटा सा है, 6.63 10 की पावर माइनस 34 C 3 into 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा। ये क्या चीज़ है, ये जूल है, जूल में ही आएगा सारी चीजें। अब एक यूनिट होती है एनर्जी की, कौन कौन सी यूनिट होती है बताओ? और हाँ इलेक्ट्रॉन, कैलोरी भी होती है, किलोवाट आवर भी होती है,
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 बस वही होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट से दौड़ा दिया तो कितना हो जाएगा? क्यूबी उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। क्यों? तो वही एनर्जी को बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट से दौड़ा है 1.6 10 की पावर -19 जूल। तो एक जूल कितना हो गया? 1 EV अपॉन 1 जूल हो जाएगा 1 EV अपॉन दिस। तो इसी पूरे को डिवाइड कर दो इससे तो E आ जाएगा EV में। और इस मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में तो EV में भी दिया होता है तो तुमको ये पता होना चाहिए। 6.63 10 की पावर -34 10 की पावर 8 अपॉन 1.6 10 की पावर -19 और लंडा EV। तो ये बताओ कितना आएगा ये लगभग? 1.6 सही करके 10 की पावर माइनस वो तो ठीक है 19 27 10 -7 और ये करके देखो शायद 20 के आसपास आएगा। हाँ ये 20 के आसपास है। 19.89 डिवाइड बाय 1.6 देखो जरा देखो 20 बटा 12.4 आएगा लगभग इंटू 10 की पावर क्या था -7 है ना अपन लंडा EV। लगभग इसके बराबर है 20 है 20 बटा 16 कितना हो जाएगा? 4 दूनी ठीक है 8 ठीक है। तो याद रखो उसको एक ये एनर्जी ऑफ फोटोन। तुम ये समझ जाओ कि जब भी ऐसा कुछ आएगा तो तुम उसको EV में लिख सकते हो। कैसे? ऐसे समझ गए? इससे क्वेश्चन छोटा हो जाता है तो तुम बार बार वो सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक याद रखना है। HC/E की वैल्यू कितनी है? HC/E की वैल्यू ये है EV में। HC/E ये तो है ये और ये क्या? HC/E EV में बदल दिया हम। ठीक है चैप्टर हो गया खत्म। आने वाले चैप्टर बहुत छोटे हैं एक एक क्लास में एक क्लास में 2 क्लास सेमीकंडक्टर वो भी छोटा है। लॉजिक गेट्स तो सबसे इजी चीज है उसमें तो है वो में बात है लॉजिक गेट्स इतना इजी है कि मुझे लगेगा कि यार ये तो समझ क्या है फिजिक्स कहाँ से आ गई है मैथ्स है वो भी बच्चों वाली। हाँ इसमें कौन सा ठीक है क्वेश्चन करें क्वेश्चन बोलो। सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली लिख ले या फिर